तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है जी, तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी लेंथी है थोड़ा सा। तो इसमें क्या है कि पहले तो हम इस चैप्टर का नाम क्या है उसका मीनिंग डिकोड करते हैं। देखो, पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है कि जोड़ा मतलब कि दो नंबर में अकर करते हो हमेशा इकट्ठे, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम पेयर बोल देते हैं, राइट। तो पेयर का मतलब है कि मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए, ओके, टू इन नंबर। अब लीनियर इक्वेशन हम सबको पता है, लीनियर इक्वेशन में मेरे वेरिएबल की डिग्री क्या रहती है? 1 रहती है, राइट। और इक्वेशंस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होंगी मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड भी होगी मेरे पास और इज इक्वल टू का साइन होगा और राइट हैंड साइड भी होगी मेरे पास इन टू वेरिएबल्स। अब ये टू वेरिएबल्स नई चीज आ गई, अभी तक हम सिर्फ एक वेरिएबल की पढ़ते थे। ठीक है जी, अब टू वेरिएबल्स मतलब कि x होगा और साथ में y भी होगा, दो नंबर, z भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, p q भी हो सकते हैं, बट दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है जी, तो इन सब को कंबाइन करके अगर मैं कुछ बनाऊं तो देखो क्या बनता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या थी मेरी? ये मेरी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन थी दो वेरिएबल्स की। ठीक है जी, अब फर्क कहाँ पड़ेगा इससे? अब फर्क ये पड़ेगा, इसमें हमारी जो कंडीशन थी वो क्या थी? ये कंडीशन थी कि ना तो मेरा a 0 होना चाहिए और ना ही मेरा b 0 होना चाहिए। ठीक है जी, अब इसमें a और b कॉन्स्टेंट्स थे, c भी कॉन्स्टेंट था, x y मेरे दो वेरिएबल आ गए। तो ये तो मेरी बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेकिन ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमें पेयर के साथ ऑपरेट करना है, तो पेयर के साथ मतलब एक और आएगी। तो एक काम करते हैं, इसको 1 डाल देते हैं, इसको भी 1 डाल देते हैं और इसको भी कांस्टेंट को, इसकी सबस्क्रिप्ट डाल दी मैंने 1 1 1। तो सेकंड जब मैं करूंगा तो इसमें जब मैं सेकंड बनाऊंगा, पेयर बनाऊंगा मैं, ठीक है जी, तो पेयर मेरा क्या बनेगा? मैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 डाल दूंगा। मैंने सिंपली एक और लीनियर इक्वेशन डाल दी और उसके जो मैंने कॉन्स्टेंट्स बदल दिए, a2 कर दिया, b2 कर दिया, c2। अब ये क्या हो गया? अब ये मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगी। अब ये मेरा पेयर हो गया और लीनियर इक्वेशन मैंने दो लिख दी हैं। वेरिएबल मेरे देखो दो है, x और y दो वेरिएबल आ गए। इस केस में भी हम क्या कहेंगे? अब पिछले केस में जो हम कह रहे थे कि a1 और b1 0 नहीं होगा, इस केस में हम क्या कहेंगे कि a2 और b2 0 नहीं हो सकते, a2 भी 0 नहीं हो सकता, b2 भी 0 नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आप टेक्निकली देखें ना, तो टेक्निकली कैसे लिखते हैं इसे? a1 और a2 और b2 अगर इकट्ठे 0 नहीं हो सकते तो हम इसको लिखते हैं, और डाल देता हूं मैं, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसका टेक्निकल मैथ्स में ऐसे लिखते हैं जब मतलब होता है कि वेयर a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है, तो दोनों का स्क्वायर ऐड कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, दो चीज़ों का स्क्वायर ऐड अप करके 0 कब आएगा? जब वो दोनों 0 होंगे, यानी कि a2 भी 0 होगा और b2 भी। अगर वो 0 नहीं होंगे तो 0 नहीं आएगा। ठीक है जी, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है, बस आपको समझ आनी चाहिए कभी आपसे पूछा जाए। तो पहले केस में भी क्या बनेगी? a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब बोथ a1 एंड b1 आर नॉट 0। ये सिर्फ लिखने का इसका सिंटेक्स टाइप का। अब इसमें ये जो मेरी हो गई, दीज आर माय स्टैंडर्ड इक्वेशंस। अब ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशंस हो गई हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, स्टैंडर्ड इक्वेशंस हो गई हैं ये मेरी। ठीक है जी, अब क्या होगा? अब आप देखो, अगर मैं इसको, ये तो ज्योमेट्रिकल एल्जेब्रिकल इक्वेशंस है, तो अब अगर मैं इसकी ज्योमेट्रिकल बात करूं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आप लोग देख सकते हैं कि क्या मतलब बन के आएगा इसका। देखो, आपको भी पता है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ये 9th में भी देखा था हमने, पिछले चैप्टर में भी देखा था कि स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ होगी। अब
कितनी स्ट्रेट लाइंस आ गई, देखो पहली इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन आएगी और दूसरी इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो 2 स्ट्रेट लाइंस आएंगी। तो ये मेरा इसका ज्योमेट्रिकल मतलब हो जाएगा। तो अब ज्योमेट्रिकली अगर मैं इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या बन रहा है, इसमें देखो कि अगर ज्योमेट्रिकली मैं 2 लाइंस का बिहेवियर आपके साथ डिस्कस करूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, ये देखते हैं हम। तो 2 लाइंस मेरी कैसे हो सकती हैं, 2 लाइंस या तो मेरी देखो इंटरसेक्टिंग होंगी ऐसे आपस में, या 2 लाइंस में, इसको क्या बोलते हैं, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बाद अब मेरी क्या कर सकती हैं, 2 लाइन क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं 2 लाइंस आपस में जो कभी ना मिले, पैरेलल लाइंस। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मेरी लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएं, राइट। तो मेरी लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएं दोनों, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है जी। तो मेरी 2 लाइंस ज्योमेट्रिकली कैसे बिहेव कर सकती हैं, इन 3 तरीके से बिहेव कर सकती हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे चलता जाएगा हम इन चीज़ों को देखेंगे। आप खुद भी सोच सकते हैं इन 3 तरीकों के अलावा, इन 3 इंटरसेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, इन 3 तरीकों के अलावा हमें नहीं मिल सकती लाइन, और कोई कंडीशन हम नहीं सोच सकते हैं भाई, या तो मिल रही है एक पॉइंट पे जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, या नहीं मिल रही है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, पैरेलल लाइंस है, या थ्रू आउट इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है और कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, तो ये कैसे बनती है हम आगे आगे देखते हैं। तो इसमें आपको पता है सॉल्यूशंस का, चलो जैसे आएगा मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। एग्जाम्पल 1 में आप देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है। इससे पहले मैंने एक केस कॉपी किया है आपके लिए। केस देखो क्या बोल रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल 1 उसी को केस के ऊपर डिस्कस हुई है। तो ये कह रहा है अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, किसी मेले में गई है वो। शी वॉन्टेड टू इंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। वो जायंट व्हील पे राइड लेना चाहती है और हुपला खेलना चाहती है। हुपला क्या है, जिसमें आप रिंग डालते हैं, सामने चीज़ें पड़ी होती हैं, जिस चीज़ पे रिंग आ गया वो आपकी होगी। ठीक है, ये उसने ब्रैकेट में लिख रखा है सारा। तो द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। वो कहता है कि नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, कितनी बार उसने हुपला खेला, इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जायंट व्हील। तो हुपला उसने हाफ नंबर ऑफ टाइम्स खेला जितनी उसने राइड्स ली उससे। तो अगर उसने आर राइड्स ली, तो अगर मैं हुपला को एच, चलो वेरिएबल से डिनोट कर लेता हूं यहां पे नीचे, कि नंबर ऑफ टाइम्स लेट कितना होगा, लेट नंबर ऑफ राइड्स अखिला टुक इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। ठीक है जी। एंड नंबर ऑफ हुपला रिंग्स उसने जो डाले दैट इज वाई। ठीक है जी। तो मैं अब हुपला के रिंग्स उसने वाई बार डाले हैं और अखिला और क्या कहते हैं नंबर ऑफ राइड्स उसने एक्स टाइम्स लिए हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले उसको डिकोड कर लेते हैं जो उसने बोला था। उसने क्या बोला था कि नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। तो हाफ द नंबर ऑफ राइड्स जो है, हुपला जो है उसने हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स खेला है। अगर राइड्स उसने 10 बार खेला है तो हुपला वो 5 बार खेल रही है, उसका हाफ। तो अगर इसकी हम जो इक्वेशन बनाएंगे कैसे बन जाएगी कि हुपला जो है वो कितनी बार खेल रही है, हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। ठीक है, बन रहा है ना बड़े आराम से। वाई मेरा हुपला रिंग्स को शो कर रहा है और एक्स मेरा राइड्स को शो कर रहा है, तो हाफ द राइड्स बोल रहा है वो। तो ये मैंने एक इक्वेशन बना ली। ठीक है जी। अब सेकंड में क्या बोल रहा है वो देखो आगे। वो कह रहा है इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, हर राइड की कॉस्ट कितनी है, ₹3, एंड गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, और हुपला की कॉस्ट कितनी है, 4। ठीक है।
तो क्या बोल रहा था जी वो कि जो राइड है वो 3 रुपीज़ की है और रिंग की हुपला की कॉस्ट जो है वो 4 रुपीज़ की है। फाइंड हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स। अब नंबर ऑफ राइड्स को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला। ठीक है, वो तो हमने एक्स और वाई मान ही लिया। नंबर ऑफ राइड्स को हम एक्स मान चुके हैं और नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड को हम वाई मान चुके हैं। ठीक है, जो मांगा जाता है हमसे उसी को हम वेरिएबल मांग लेते हैं। प्रोवाइडेड शी स्पेंट ₹20। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि टोटल उसने कितने रुपीज़ स्पेंड किए, 20 रुपीज़। तो दूसरी इक्वेशन मेरी बड़े आराम से इससे बन जाएगी। क्या बन जाएगी इससे मेरी इक्वेशन कि मेरे पास टोटल 20 रुपीज़ हैं। अब हुपला की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपीज़, और मेरी राइड की कॉस्ट कितनी है, 3 रुपीज़। अब राइड मैंने कितनी बार लिया है, x टाइम्स। तो अगर मैं x टाइम्स राइड लूँगा तो टोटल मेरी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, मेरी जो राइड की कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, 3x आ जाएगी ना, 3 इंटू एक्स, क्योंकि x नंबर ऑफ टाइम्स राइड लिया, एक राइड की कॉस्ट 3 रुपीज़ है। ऐसे ही हुपला की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपीज़ एक हुपला की कॉस्ट है और 5 टाइम्स y टाइम्स मैंने हुपला खेला है, तो उसकी कॉस्ट मुझे पड़ेगी 4y और टोटल रुपीज़ मैंने कितने स्पेंड किए हैं, 20। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये मेरी रुपीज़ से इक्वेशन बन गई सेकंड। तो मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई। यहाँ तक सबको समझ आ गया जी कैसे बनी? किसी को डाउट है तो डिस्कस कर सकता है मेरे साथ। अब मेरा आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैं सिंपली सॉल्व कर लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को तो क्या बन जाएगी, 2 को मैं इधर ले जाऊंगा, क्रॉस करूंगा तो 2y इज इक्वल टू एक्स बन जाएगी और यहाँ से x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसको मैं 1 में इसको डिनोट कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं। और सेकंड मेरी ये वाली इक्वेशन है ये। अब मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब ग्राफ मुझे इनके बनाने आते हैं। ठीक है, ग्राफ अब बनाएंगे अगर तो कैसे बनेंगे, आप लोग 3 लेंगे, 3 से कम वैल्यूज नहीं लेंगे आप लोग। अब x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब आप कुछ भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2y भी लिख सकते हैं, यहाँ से उसका भी बना सकता हूँ मैं। ये x है, ये y है, तो y 0, x 0, y 1, x 2, y 2, x 4। और दूसरा अगर मैं पैरेलली 3x प्लस 4y का बनाऊँ, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो इसमें थोड़ा सा टीडियस बनेगा। इसमें क्या बनेगा, 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x और y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x ओवर 4। तो इसमें जब हम प्लॉट करेंगे तो अगर मैं x को 0 डाल लेता हूँ इसमें तो y 5 आ रहा है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, x को सीधा 4 का गैप पे डाल देते हैं। 12, 4 डालते ही x को 12, 20 माइनस 12 8, तो ये 2 आ जाएगा। एक और पॉइंट आप डालना चाहते हैं तो एक और डाल लीजिए, 8 डाल लेते हैं, 8, तो ये माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा। 8 इंटू 3 24 माइनस 4। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे रफली तो क्या चीज़ आएगी मेरी, पहला मैं कर रहा हूँ इसको प्लॉट कर रहा हूँ 0 0 पे, ये पॉइंट आ गया। पॉइंट चलो दूसरे कलर से कर लेते हैं, इसके येलो से ही कर लेते हैं। 0 0 आ गया, 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक जाएगा ना मेरा x। तो मेरा ये ऊपर भी यहाँ भी प्लॉट कर लेते हैं थोड़े से, 1 2 3 4 5 6। तो पहला 0 0 हो गया, फिर 2 1 है जो मेरा ऑलमोस्ट यहाँ आएगा, फिर 4 2 है, 3 4 4 2 मेरा ये आएगा। तो एक लाइन तो मेरी ये बन जाएगी, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। और दूसरी मेरी, अब देखो यहाँ पे तो 0 5 एक चीज़ मुझे और दिख गया, आपसे शेयर करता हूँ बाद में। अब मैं ग्रीन से जब बनाऊँगा तो 0 5 इज़ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट। 4 2 इज़ 4 और 2, ये सेम पॉइंट है, मैंने गलती से ऊपर प्लॉट कर दिया। ये पॉइंट यहाँ पे है, येलो वाला भी यहीं पे है और वो भी यहीं पे, दोनों ओवरलैपिंग हो रहे हैं। क्यों ओवरलैपिंग हो रहे हैं, देखो ये 4 2 है और ये भी 4 2 है।
तो ये दोनों एक ही पॉइंट है बेसिकली। अब इसके बाद अगला पॉइंट कौन सा दिख रहा है मुझे, 8 -1। 8 पे -1 एक नीचे ले लेते हैं तो रफली यहाँ आ जाएगा। तो इनको ज्वाइन करेंगे तो भी मेरी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है जी। तो अब देखो ये कौन सी बनी मेरी, ये मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमने बात करी थी ना पहले कि एक लाइन 3 तरीके से कर सकती है, तो उसमें सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमारा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अगर मैं सोल्यूशन की बात करूंगा तो इसका सोल्यूशन, वैसे उसने सोल्यूशन निकालने को नहीं बोला, उसने देखो लास्ट लाइन आप क्वेश्चन की पढ़ोगे तो उसने क्या बोला है, एग्जाम्पल 1 की लास्ट लाइन देखो उसने क्या बोली है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली कौन सी है, एल्जेब्रिकली मेरा इसका आंसर है जो मैंने ये 1 और ये 2 ली है, ये दोनों एल्जेब्रिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी। और इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो नीचे वाली है, ऊपर वाली एल्जेब्रिकल है, ठीक है जी, और नीचे वाली ग्राफिकल है। तो ये मेरी रिप्रेजेंटेशंस ऐसे होती हैं। अब इसमें क्योंकि मुझे दिख रहा है बड़े आराम से, मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और वो क्या है, और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि मेरे पास 4 2 देखो दोनों में कॉमन पॉइंट आ रहा है। तो हमें पता है सोल्यूशन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का सोल्यूशन क्या होगा, यही जहाँ पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं। तो 4 2 इसका सोल्यूशन है, 4 2 इसका सोल्यूशन है दोनों का, ग्राफिकली भी निकल गया। ठीक है, अभी ग्राफिकली समझा रहा हूँ आपको, एल्जेब्रिकली हम अगली 3 एक्सरसाइजेज में देखेंगे। तो 4 2 इज द सोल्यूशन, इसका मतलब वो दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है क्योंकि, तो आपकी x की वैल्यू 4 है, सोल्यूशन क्या है इसका, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, यानी कि मतलब कितने उसने राइड्स लिए, उसने 4 राइड्स लिए हैं और उसने 2 हुपला की गेम्स खेली हैं। ये इसका सोल्यूशन है, ये कंप्लीट क्वेश्चन को करता है। ठीक है जी, सबको समझ आ गया, किसी को चाहिए तो दोबारा से डिस्कशन हम कर सकते हैं। इसमें आप रिप्रेजेंटेशन का तरीका सीख रहे हैं कि हम स्टेटमेंट क्वेश्चंस को कैसे ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। चलो जी, एग्जाम्पल 2 मेरी क्या बोल रही है, देखो, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 पेंसिल्स। तो 2 पेंसिल ली उसने एंड 3 इरेजर्स फॉर, ये रुपीज है, ठीक है जी। तो ₹9 के लिए उसने कितनी ली, 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स। हर फ्रेंड सोनाली, ये तो रोमिला ने ली है ऊपर वाली, अब सोनाली ने ली। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद रोमिला एंड ऑल्सो बॉट, अब सोनाली ने कितनी ली, 4 पेंसिल्स 6 इरेजर्स ऑफ द सेम काइंड फॉर अगेन ₹18। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, बिल्कुल सेम है चीज। ठीक है, एल्जेब्रिकली आ गई तो ग्राफिकली तो फटाफट बन जाएगी। तो एल्जेब्रिकली मैं आपको बता देता हूं, देखो आप पेंसिल्स लिए और इरेजर्स लिए, तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को ₹X ले लेंगे। ठीक है जी, ये डिफाइन जरूर करना आपने, क्योंकि कोई भी वेरिएबल हम लेते हैं तो उसको डिफाइन जरूर करना है। कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर क्या लेंगे हम, इरेजर ₹Y। तो दोनों हमने कर दीजिए, x और y हमारे पास। अब रोमिला ने कितना खरीदा है, रोमिला ने 2 पेंसिल्स ली हैं, तो रोमिला का क्या हो जाएगा, 2 पेंसिल्स प्लस 3 इरेजर्स इज इक्वल टू ₹9 के लिए, क्योंकि एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है तो 2 पेंसिल्स की 2x हो जाएगी। ठीक है, तो एक इरेजर की y रुपीज है तो 3 इरेजर की 3y हो जाएगी। तो टोटल पैसे उसने जो दिए 2x प्लस 3y दिए, 9 हो गया। ऐसे ही क्या कहते हैं, जो उसकी फ्रेंड थी सोनाली, उसने कितने लिए, 4 पेंसिल्स ली हैं तो 4x दिए उसने पेंसिल्स के, और 6 उसने इरेजर्स लिए तो 6y उसने रुपीज दिए इरेजर्स के, और टोटल उसने कितने दिए, 18 रुपीज। ठीक है जी, तो ये मेरा, ये इक्वेशन 1 आ गई और ये मेरी इक्वेशन 2 आ गई, राइट। अब इसके ग्राफ आपके साथ शेयर करता हूं, और बीच में देवांश ने जो बोला था वो चीज जो इसने कही थी, देखो ये एडिशनल चीज मैं आपको बता रहा हूं और ये चीज आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। ग्राफ इसका
देखो यहाँ से आप जो चीज़ नोट करने वाले हो ना, आगे आप देखोगे कि ये हम लोग क्या करते हैं, आगे आप चेक करेंगे कि 2/4 जब इनके कोफिशिएंट्स को ऐसे डिवाइड कर देते हैं ना, और अगर वो सारे देखो 1/2 आ रहे हैं ना, ये सारे कट के, तो अगर ये सारे कट के 1/2 आ रहे हैं ना, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, तो ये एक के ऊपर एक ही पड़ेंगी। ठीक है जी, सारे इसमें इक्वल 1/2 है। ठीक है, तो देवांश जो पूछ रहा था उसका जवाब ये है। तो ये आप हमेशा याद रख सकते हो, ये आगे एक्सरसाइज में आएगा भी आपको, निश्चिंत रहो। तो इसका ग्राफ हम चेक करेंगे। अभी हम सिर्फ क्योंकि रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अभी इन चीज़ों में नहीं जाते। ये एडिशनल जो मैंने आपको चीज़ बताई इसको साइड में रखते हैं अभी फिलहाल। तो क्योंकि इससे हमें आइडिया लगता है कि हम इक्वेशन देख के ही बता सकते हैं कि कोइंसिडेंट है या पैरेलल है या वो है, क्या कहते हैं, यूनिक, वो वाली जो इंटरसेक्शन वाली थी। लेकिन वो धीरे धीरे आगे जाएंगे स्टेजेस में। तो इसका ग्राफ हम चेक करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे पॉज करके आपको उस पर लेके जा रहा हूँ। ये हमने एल्जेब्रिक इक्वेशंस तो बना ली, ये मेरी रिप्रेजेंटेशन जो है, ये मेरी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो हो गई। इसमें किसी को डाउट है तो डिस्कशन कर सकता है मेरे पे, फिर मैं आपको बुक पे लेके चलता हूँ ग्राफ के लिए। तो ये मेरी बुक की आ गई जी। देखो इसमें जो इक्वेशंस हमने बनाई थी सेम वही वाली इक्वेशंस, राइट। ये दोनों इक्वेशंस मेरी बन गई, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब ग्राफिकल की अगर मैं बात करूँ तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वही लाइन का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है जी, सेम वही, एक 1 में बना रहे हैं, एक 2 में। और ग्राफ जो आ रहा है आप देख सकते हैं, इस ग्राफ में आप चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या आ रहा है, एक के ऊपर एक लाइन आ रही है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही है, एक ही लाइन आ रही है। ठीक है जी, तो इससे क्या पता चलता है हमें कि ये कोइंसिडेंट लाइंस है, राइट। तो कोइंसिडेंट लाइंस का ग्राफ एक के ऊपर एक लाइन आएगा, ये हम देख सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, इसी में ही देखो आगे एग्जाम्पल 3 ये वाली, ये क्या बोल रहा है, इसमें उसने सिचुएशन नहीं दी, उसने आपको सीधी इक्वेशंस ही दे दी दोनों। ठीक है, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस, दिस रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। अब एल्जेब्रिकली तो मांग नहीं सकता क्योंकि एल्जेब्रिक तो उसने दे ही दी रिप्रेजेंटेशन खुद। तो ग्राफ बनाना आपने, ग्राफ आप बना लेंगे। तो ग्राफ हम देखते हैं इसका, सिंपल सा क्या बन रहा है, ये आ गया ग्राफ। अब देखो ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है जी, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो हमने तीनों फर्स्ट 3 एग्जांपल्स में क्या चीज़ नोट करी है कि भाई या तो ग्राफ हमारा इंटरसेक्टिंग हो सकता है, या सेकंड एग्जांपल की तरह हमारा कोइंसिडेंट हो सकता है एक के ऊपर एक, और या थर्ड एग्जांपल की तरह पैरेलल हो सकता है। ये 3 ही मेरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनेंगे। अभी तक कि उसमें किसी ने कोई डाउट या डिस्कस करनी हो कुछ। अब नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3.1। इसमें देखो वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस के एंड में, हर क्वेश्चन के एंड में बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ग्राफिकली अब आप बनाएंगे अपने आप। ठीक है, एल्जेब्रिकली मैं आपको जस्ट हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे, वैसे तो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बना के टैली भी कर सकते हैं मेरे साथ। क्या बोल रहा है वो, जिसको नहीं आती उसके लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एल्जेब्रिक इक्वेशंस। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, एज का क्वेश्चन है ये, 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले आफ्ताब अपनी डॉटर को कह रहा है कि मैं आपसे 7 times बड़ा था। ठीक है जी, फिर कहता है ऑल्सो 3 years from now, आज से 3 साल के बाद, I shall be 3 times as old as you will be then। तो मैं आपसे 3 times बड़ा होऊंगा आज से 3 साल के बाद। ठीक है जी, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब एज वाले क्वेश्चंस का गोल्डन रूल क्या होता है, एज वाले क्वेश्चंस का गोल्डन रूल ये होता है कि हम प्रेजेंट एज से स्टार्ट करते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज, कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, चाहे y मान लीजिए। ठीक है, और अगर आपको डॉटर की x मान लिया तो इसको y मान लिया, जो आपका दिल करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। y ईयर्स जरूर लिख देना साथ में। ठीक है, एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर x ईयर्स। तो डॉटर को मैंने x ईयर्स मान लिया, आफ्ताब को मैंने y ईयर्स मान लिया। अब क्या होगा जी, अब वो कहता है 7 years ago। तो 7 years ago की बात कर रहा है,
तो इस पहले वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे पास्ट में जाना है। तो पास्ट में 7 ईयर्स अगो जाऊंगा तो क्या होगा, तो 7 ईयर्स अगो एज ऑफ आफताब कितनी थी, वो y माइनस 7 ईयर्स थी। ठीक है जी। और 7 ईयर्स अगो एज ऑफ डॉटर कितनी हुई, क्योंकि प्रेजेंट एज उसकी कितनी है, x है, तो ये भी x माइनस 7 हो जाएगी। अब वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि 7 साल पहले मैं आपसे कितना 7 टाइम्स बड़ा था। अब 7 टाइम्स तो आप छोटे में ही ऐड करोगे ना, मल्टीप्लाई और ऐड तो हम छोटे में ही करते हैं ना इक्वेशन बनाने के लिए। तो बेसिकली आफताब क्या बोल रहा है, आफताब कह रहा है कि मैं आपसे 7 टाइम्स बड़ा हूँ, डॉटर को कह रहा है अपनी 7 साल पहले। तो इसका मतलब y माइनस 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ डॉटर x माइनस 7। अब यहाँ से मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आप इसे ब्रैकेट को खोल सकते हैं, 7x माइनस 49 और रीअरेंज करके लिखेंगे 7x माइनस वाई। 49 को आप इस साइड लेंगे प्लस हो जाएगा तो 42 आ जाएगा। ये मेरी फर्स्ट एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड में उसने क्या बोला, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद। तो आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद एज ऑफ आफताब क्या हो जाएगी जी, ये प्रेजेंट एज कितनी है आफताब की, y, तो y प्लस 3 ईयर्स की हो जाएगी। और 3 साल के बाद एज ऑफ डॉटर कितनी हो जाएगी, ये आपकी x आज उसकी एज है तो x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी। इसीलिए प्रेजेंट एज मानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में मैं माइनस कर रहा हूं और उसी में मैं प्लस कर रहा हूं। अब 3 साल के बाद आफताब ने क्या बोला है, आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं आपसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। तो जब वो 3 टाइम्स बड़ा हो जाएगा तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी कि आफताब y प्लस 3 इज 3 टाइम्स डॉटर। तो अगर हम जनरल सेंस लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, तो भी पता है कि 3 टाइम्स जो छोटे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तभी बड़ा बनेगा। तो मैंने 3 टाइम्स डॉटर के साथ मल्टीप्लाई किया। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 9। तो रीअरेंज करेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई है जी। ठीक है जी। तो ये तो मेरी होगी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफ आप इन दोनों का बड़े आराम से बना सकते हैं, वो आपका होमवर्क है। तो ये किसी को दोबारा समझना है तो मेरे से समझ सकता है। चलिए जी, अब है क्वेश्चन 2, देखते हैं क्या बोल रहा है हमें। क्वेश्चन 2 कहता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। अब ये तो सिंपल सा, ठीक है जी। हम बैट की कॉस्ट को x मान लेंगे, एक बॉल की कॉस्ट को y मान लेंगे। तो इक्वेशन यहीं दिख रही है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। लेटर शी बाइज अनदर बैट, अनदर बैट मतलब एक बैट लिया उसने, 1 बैट, एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 बॉल्स और ली उसने, फॉर रुपीज, ये रुपीज है 1300। तो दूसरी इक्वेशन भी दिख गई मुझे, तो सिंपल सा इक्वेशन है। तो मैं इसका क्या करूंगा कि लेट कॉस्ट पर बैट इज इक्वल टू रुपीज x ले लेते हैं, एंड कॉस्ट पर बॉल, एक बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, ले लेते हैं हम रुपीज y। ठीक है जी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, उसने 3 बैट लिए तो 3x 3 बैट की कॉस्ट प्लस 6 बॉल्स ली 6y इज इक्वल टू 3900 उसने टोटल स्पेंड करे। तो ये आ गई जी फर्स्ट इक्वेशन मेरी। ओके, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखो पहले मैं एक बार बनाता हूँ फिर करते हैं। दूसरी में क्या किया उसने, अनदर बैट, यानी कि एक बैट और लिया, प्लस 3 बॉल्स ली, 3 बॉल्स और 1300 रुपीज की। ठीक है जी। अब आप देखो ये जैसे देवांश ने कहा था वही से फिर से दिख रहा है, 3 से ही सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर। तो ये भी आपकी कोइंसिडेंट लाइंस ही आने वाली हैं, क्योंकि इसमें भी सब में फैक्टर सेम 3 आ रहा है। तो हम देख के ही पता चल जाता है कि क्या आ रहा है।
अच्छा, सॉरी, हाँ 1 और 3 का और ये 2 का है। आप देखो इसमें लास्ट वाले में अगर मैं एडिशन करूं क्या आने वाला है, इसमें आपका क्या आएगा, जैसे 3/1 है और ये 6/3 है और ये 39/3 है, 1300 है। तो इसमें क्या होगा आपका, ये 3 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, तो सारे ही अलग आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका इंटरसेक्टिंग सिंगल सोल्यूशन आएगा जी, ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा। अगर आपको थोड़ा सा लेना है, जिसने आगे पढ़ रखा है कि A1/A2 पहले वाले कोफिशिएंट अगर बराबर नहीं होते सेकंड कोफिशिएंट के, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है ना, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड एक्सरसाइज या सेकंड एक्सरसाइज में आ जाएगा। इसको याद रखने की फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल जो ग्राफ बना लिया, फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। रिड्यूस कैसे करोगे आप इस इक्वेशन को, आप इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे x + 2y = 1300 हो जाएगा, ये कर सकते हो। ठीक है जी, पर उसका 3 का फ़ायदा नहीं पड़ेगा, जीरोस तो आएगी। तो आप जैसे मर्जी आपका दिल करता है, क्योंकि ग्राफ सेम ही आने वाला है। आप रहने दो इसको, अभी पंगा मत लो, बाद में लेंगे। क्योंकि यहाँ पे या तो ऐसा करो, इसको अगर रिड्यूस करना ही है आपको, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप एक काम करो, इसको 3900 रहने दो और अब इससे कॉमन लिया, आप 3 को उधर डिवाइड कर दो, तो दैट इज 1300। ऐसे कर सकते हो। ठीक है जी, तो आपकी ये 2 इक्वेशंस रह जाएंगी। एल्जेब्रिकली आप ऐसे शो कर देना, ये बेटर तरीका है। लोएस्ट फॉर्म में हमने शो कर दी, और अगर आप ऊपर भी छोड़ दोगे तो कोई इसमें एरर नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ रिप्रेजेंट करने का बोला, उसने कुछ फाइंड आउट करने को भी फिलहाल नहीं बोला। ठीक है जी, तो ये एल्जेब्रिकल होगी। आप इसके ज्योमेट्रिकली आपका होमवर्क है। किसी को डिस्कशन करनी है भाई इस पे? अब नेक्स्ट इज माय थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स। तो 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। तो इसमें भी एप्पल्स की कॉस्ट को 1 kg को x ले लेंगे अगर, तो 2x बन जाएगा फटाफट। इसको y ले लेंगे रुपीज़, तो 1y बन गया। फाउंड टू बी ₹160। ठीक है जी, और सेकंड आपको इक्वेशन के लिए उसने क्या दिया हुआ है, 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स और ₹300। ठीक है, तो इसको ये भी वही सिंपल है, कॉस्ट वाले बड़े सिंपल होते हैं। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल कितना हो गया जी, x रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, ये मेरा ₹y हो गया। तो अब मेरी इक्वेशन ऊपर से क्या बनी, 2 kg एप्पल्स की 2x हो जाएगी और 1 kg ग्रेप्स की 1y, 1 हटा दिया मैंने, 160 इसकी टोटल आई है। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये बन गई जी। सेकंड इक्वेशन में 4 kg + 2 kg ग्रेप्स है मेरे, = 300। अब इसमें भी हमने जैसे ऊपर शो करा था, आप 2 कॉमन ले सकते हैं या थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारा बेटर रहेगा। ठीक है, तो और क्या कर सकता हूँ मैं, 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर देता हूँ, तो 2x + y = 150। अब देखो आप इसको कंपेयर करके देखो, क्योंकि ये भी मेरी 2 ही है। अब आप इन पे ध्यान दोगे तो देखो पहली 2 अच्छा सेम, इसमें फिर भी 2 से 2 1 आ रहा है, 1 से 1 1 आ रहा है, सिर्फ लास्ट वाला पोर्शन सेम है। तो इसको अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, अगर लास्ट वाला पोर्शन सेम होता है तो ये पैरेलल लाइंस आती हैं। ठीक है जी, अगर C1 सिर्फ A1 पहले को मैं डिवाइड करूं, वो दूसरे के साथ बराबर आता है और तीसरे के साथ वो बराबर नहीं आता है, जैसे इस केस में हो रहा है ना। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में 2/2 आ रहा है A1, यहाँ पे 1/1 आ रहा है, ये तो कट के 1 आ जाएंगे दोनों। लेकिन 160/150 1 नहीं आएगा, तो इस केस में पैरेलल लाइंस होती है, तो आपका ग्राफ इसमें पैरेलल लाइंस आएगा। ठीक है, बट ये पार्ट एक्स्ट्रा अभी इसकी फिलहाल अभी आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन से एक दे दिया, सॉरी इन्फॉर्मेशन से एक दे दिया था आपको। सिंपली ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, आपको इसकी होमवर्क क्या है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, तो किसी को डिस्कस करना बताओ, ये मेरा एक्सरसाइज को एंड करता है यहाँ पे।